Everyone, today we are going to discuss about the platelets and the mechanism of clotting. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेटलेट्स. अब प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में. अब बोन मैरो के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जिन्हें मेगाकैरियोसाइट कहते हैं. अब मेगाकैरियोसाइट के नाम से क्या पता चलता है? मेगा मीन्स लार्ज, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड साइट मीन्स सेल. इट मीन्स ये ऐसे सेल हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लियस है. तो यानी कि इनका न्यूक्लियस कंटेंट साइटोप्लाज्म के कंटेंट से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस करेंगे, दैट इज फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस विच रिजल्ट्स इन द स्मॉलर वर्जन और द फ्रैगमेंट्स ऑफ दिस मेगा कैरियोसाइट्स. एंड नाउ दिस फ्रैगमेंट्स आर नॉन एज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बो मीन्स फ्रैगमेंट्स एंड साइट मीन्स सेल. अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के काउंट. तो प्लेटलेट्स का काउंट 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड होता है. दैट इज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, बट अकॉर्डिंग टू द सलीना पब्लिशर फॉर क्लास 10th ICSE it is 2 to 4 lakh per millimeter cube of the blood. Now अब मैकेनिज्म ऑफ क्लोटिंग. अब मैकेनिज्म ऑफ क्लोटिंग को पढ़ने से पहले हमारे एक तरीके के WBC होते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट बेसोफिल. वो 3 तरीके के सब्सटेंस रिलीज करते हैं, हेपैरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन. अब हेपैरिन इज एन एंटीकोएगुलेंट. अब ये हेपैरिन जब तक है तब तक क्लोटिंग नहीं हो सकती. इट मीन्स अगर कहीं से कट लगा है और आपका ब्लड रिलीज हो रहा है तो सबसे पहले हेपैरिन को इनएक्टिवेट होना ही होगा. तो हेपैरिन क्या हो जाता है, हम ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन कर लेता है और हम हेपैरिन को क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेशन. तो फर्स्ट स्टेप इज द इनएक्टिवेशन ऑफ हेपैरिन. नाउ सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होती है ना, वो आके जहाँ पे रप्चर हुआ है टिश्यू, वहाँ पे आकर एक्यूमुलेट हो जाती हैं और वो प्लेटलेट कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं कि दूसरी प्लेटलेट्स भी अट्रैक्ट होकर वहाँ पर आ जाती हैं और एक टेम्परेरी प्लग बना देती हैं. ठीक है जी, प्लेटलेट प्लग बना देती हैं जिसको हम टेम्परेरी क्लॉट कहते हैं. ये टेम्परेरी क्लॉट है जो क्या प्रिवेंट कर रहा है, ब्लड लॉस होने के लिए. सेरोटोनिन क्या करा रहा है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ताकि ब्लड और बाहर ना निकले. और आपका हिस्टामिन क्या कराता है, ये मसल जो स्मूथ मसल्स हैं, ये जो आपके ब्लड वेसल में स्मूथ मसल है, इसका कॉन्ट्रैक्शन कराता है. ठीक है जी. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, अब हमारा प्राइमरी क्लॉट बन गया. अब हमारे पास है सेकेंडरी क्लॉट कैसे बनेगा. तो सेकेंडरी क्लॉट बनने के लिए जो हमारे पास रप्चर टिश्यू है और जो आपका प्लाज्मा है वो एक फैक्टर रिलीज करता है जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं. अब क्लोटिंग के लिए 13 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं. उनमें से फैक्टर नंबर 3 होता है आपका टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड फैक्टर नंबर 11 होता है आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन. इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोकाइनेस. एंड नाउ दिस थ्रोम्बोकाइनेस इज एक्ट एज एन एंजाइम फॉर द सेकेंड स्टेप. नाउ व्हाट विल हैपन कि लिवर एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन. नाउ दिस प्रोथ्रोम्बिन इज गोइंग टू ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड वेसल. अब ये प्रो, इसके आगे प्रो लग रहा है, इट मीन्स इट इज इनएक्टिव फॉर्म. नाउ ये इनएक्टिव फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव थ्रोम्बिन में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज नॉन एज थ्रोम्बोकाइनेस. अब ये थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया. अभी एक्टिव थ्रोम्बिन एक्ट करेगा एज अ एंजाइम दैट कन्वर्ट कर देगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में. अभी फिब्रिनोजन क्या होते हैं, हम जानते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन है फिब्रिनोजन, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है पर ये इनएक्टिव होता है, इट इज़ अ सॉल्युबल. तो ये थ्रोम्बिन आपका फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज इनसॉल्युबल. इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. नाउ अभी आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो मैश वर्क बना लेगा, नेट बना लेगा और उस नेट में आके रप्चर, RBC, WBC आकर वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे जिसको हम कहते हैं क्लॉट या कोएगुलम. अब जो होल प्रोसेस है ये कैल्शियम के बिना नहीं हो सकता. इसलिए अभी कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम होता है क्लोटिंग का फैक्टर नंबर 4. बाकी प्रोथ्रोम्बिन आपका फैक्टर 2 होता है और फिब्रिनोजन फैक्टर नंबर 1 होता है. अभी आपका फैक्टर नंबर 4 क्या है, कैल्शियम आयन. तो यहाँ पे आपको कैल्शियम रिक्वायर है हर स्टेप पे. ठीक है जी, फैक्टर नंबर 4. अब ये फिब्रिन बन गए. अब ये फिब्रिन नेटवर्क बना रहे उसके लिए हमारे पास रहता है फैक्टर नंबर 13 जिसको कहते हैं फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो फिब्रिन को स्टेबलाइज रखेगा ताकि क्लोट बना रहे. अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस का पर्टिकुलर नाम है, इस प्रोसेस को कहते हैं कैस्केड प्रोसेस. अब इस प्रोसेस को कैस्केड प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि
जो प्रोडक्ट होता है फर्स्ट रिएक्शन का वो एंजाइम की तरह एक्ट करता है दूसरी रिएक्शन के लिए। जैसे कि हमारे पास थ्रोम्बोकाइनेस था, वो एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा था। अब जो थ्रोम्बिन बना प्रोडक्ट वो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप एक्ट एज अ एंजाइम फॉर द सेकंड स्टेप, इसी को हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। सिंपल टर्म्स में सबसे पहले क्या होता है, आपका प्लेटलेट का प्लग बनता है, फिर उसके बाद आपका परमानेंट क्लोटिंग या फिर परमानेंट क्लोट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इनएक्टिवेशन होता है किसका, हेपेरिन का, फिर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स होता है, फिर एक्यूमुलेशन होता है एंड देन एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स होता है, और तब जाके आपका एक प्रॉपर क्लॉट बनता है। अगर हम ब्लड की कॉम्पोजिशन की बात करें तो हमको पता है उसमें 55% प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड वेसल्स होती हैं या फिर ब्लड सेल्स होती हैं, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अगर हम ब्लड में से 45% हटा दें, जैसे कि डेड, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इनको हटा दें, तो 55% प्लाज्मा बचा। अब प्लाज्मा में 90 to 92% क्या होता है, वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है, यानी कि फिब्रिनोजन, जो कि एक क्लोटिंग फैक्टर है। ये सब बचा। अब क्या होता है, जैसे आपका क्लोट होता है, जो न्यूली फॉर्म क्लोट होता है, अगर आप उसको पिन करोगे तो उसमें से एक फ्लूइड निकलता है, येलोइश फ्लूइड, जो ऊजेज आउट हो जाता है न्यूली फॉर्म्ड क्लोट से, जिसको हम पस कहते हैं। अब व्हाट इज दिस पस? दिस पस इज अ डैड WBC प्लस सीरम। तो डैड WBC जो रिलीज होते हैं उसको कहते हैं, येलोइश कलर का होता है, जिसे हम पस कहते हैं। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।